Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome to our YouTube channel, The Legal Clues. The team of Legal Clues is here with another series of IPC 1860. And we are going to start with the lecture 1. So without any further delay, let's get start the video. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि लॉ क्या होता है. इन जनरल सेंस में बोला जाए तो एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो पर्टिकुलर कम्युनिटी या कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं, और अगर ये सिस्टम ऑफ रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं किसी भी कम्युनिटी या किसी भी कंट्री के द्वारा तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है. लॉ जो है वो क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर. फर्स्ट इज क्रिमिनल लॉ, सेकेंड इज द प्रोसीजर लॉ. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल लॉ मीन्स इंडियन पीनल कोड. So come to the first slide, which is what is the IPC. So IPC is a regulation and procedure which can minimize and maximize the prescribed punishment accordingly given by the sovereign authority of law. मतलब IPC जो है एक रेगुलेशन है, एक प्रोसीजर है जो पनिशमेंट को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, कम करता है या फिर बढ़ाता है, कि जो भी किसके द्वारा बताई गई है, हमें अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा बताई गई है. जैसा कि हम लोग न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया या अदर साइट्स पर अक्सर सुनते हैं कि कहीं पर मर्डर या कहीं पर रेप, डकैती या थेफ्ट जैसे ऑफेंस कमिट हुए. तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑफेंडर है जिसने ये सारे ऑफेंस कमिट किए हैं उसको पनिश करने के लिए लॉ बनाया गया. तो हम बोलते हैं कि आईपीसी. नाउ कम टू द अनदर स्लाइड विच इज हिस्ट्री. द हिस्ट्री ऑफ आईपीसी. In ancient time, there was no criminal law in uncivilized society. Every man was liable to be attacked in his property and person at any time by anyone. Means a tooth for a tooth, an eye for an eye, a life for a life was a forerunner of criminal justice. But now the injured person agreed to accept the compensation instead of killing is adversely. मतलब एंशियंट टाइम में क्या होता था, कोई भी क्रिमिनल लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था. पहले कोई भी पर्सन किसी की भी प्रॉपर्टी पर अटैक करके उसे अपने यूज में ले लेता था, या फिर अगर किसी ने किसी को मार दिया जान से तो उसके बदले जान से मार दिया जाता था. एक तरीके से कहा जाए तो खून का बदला खून से लिया जाता था. और इसी तरीके से क्रिमिनल जस्टिस जो था उस जमाने में सर्व होता रहा. बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ वैसे वैसे चीजें बदलती गई, और अब जो इंजर्ड पर्सन है जिसको इंजरी हुई है वो किसी से बदला लेने की बजाय अब कंपनसेशन के लिए एग्री हो जाता है, ना कि लड़ाई करने के लिए. लेटर ऑन द ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी वाज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन chaired by the Lord Thomas Babington Macaulay in 1835 and was submitted to the Governor General on Indian Council in 1837. But the draft was again revised. मीन आईपीसी जो था वो उसको प्रिपेयर किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, जिसके चेयर कौन थे, लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले इन 1835 में. सबमिट किया गया गवर्नर जनरल को इंडियन काउंसिल 1837 में. बट उस वक्त जो ड्राफ्ट था उसको अगेन अमेंड करना पड़ा, उसको रिवाइज कर दिया गया, उसमें काफी सारी चीजें और भी ऐड की गई. In the second point, the drafting was completed in 1850 and code was presented to the Legislative Council in 1856. जो हमारा ड्राफ्टिंग का जो काम था वो हमारा कब कंप्लीट हुआ, 1850 में खत्म हुआ, और उसको प्रेजेंट किया गया एक लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856 में. And the third point is that it come to the enforce in British India during the early British period in 1862. And the last point is, however, it did not apply to automatically in the Princes state, which had their own court and legal system until the 1940. तो थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो ब्रिटिश इंडिया में ये कब एनफोर्स में आया गया, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 1862 के अंदर इसे हमने इम्प्लीमेंट किया. एंड इसका लास्ट पॉइंट ये कहता है कि इसको प्रिंसी स्टेट में ऑटोमेटिकली ये अप्लाई नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, प्रिंसी स्टेट के अपने खुद के कोर्ट्स होते थे, खुद की लीगल सिस्टम थे अंटिल द 1940 तक. 1940 के बाद हमारा जो आईपीसी था वो इम्प्लीमेंट किया गया. Now come to the another slide, which is what are the main purpose of this commission. So India's first law commission is appointed in 1834. There are the 3 main purpose of this commission. So first is codification of penal laws in India. Means India के जितने भी penal laws हैं उन्हें codified करना, because in that period कोई uniform law exist ही नहीं करता था, और IPC is a uniform law.
तो जो भी पर्सन इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, जो भी पर्सन इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो ये मेन था कि उनके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल हो। लेकिन तब क्या होता था, हर एक एरिया का अपना लॉ था, अपने ऑफेंसेस थे, अपने पनिशमेंट्स थे, तो जिस कारण काफी ज्यादा मैस्ड अप क्रिएट हो रहा था। इसीलिए जितने भी पीनल लॉज पहले के थे उन सबको क्वालिफाइड करके एक सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइन किया गया और लिखा गया। तो ये था हमारा था फर्स्ट पर्पस। सेकेंड पर्पस था लॉ एप्लीकेबल टू नॉन हिंदूज एंड नॉन मुस्लिम इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वेरियस टाइप्स। मीन्स जो नॉन हिंदू थे और जो नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर लगने वाले लॉज को डिफाइन करना, क्योंकि तब दोनों रिलीजन्स के अपने अपने लॉज थे, अपने अपने रूल्स थे, अपने अपने रेगुलेशन थे, कोई किसी की नहीं मान रहा, कोई अपना कर रहा है, कोई अपना क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से जो बाकी लोग हैं, जो लोग डिसाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई किया जाएगा, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, कौन सा लॉ अप्लाई किया जाएगा, तो ये डिफाइन करना। थर्ड था द कोडिफिकेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। मीन्स जो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ जो थे उनको कोडिफाइड करना। लास्ट लाइन हमारी बोलती है द कोड ऑफ आईपीसी हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स एंड इज नाउ सप्लीमेंटेड बाय क्रिमिनल प्रोविजन कोड। मीन्स आईपीसी जो था हमारा कई बार अमेंड किया गया, कई बार उसको चेंज किए गए, काफी सारी चीजें उसमें लाई गई, काफी सारी चीजें हटाई गई, और नाउ बट अब इसको सप्लीमेंटेड किया जाता है अदर क्रिमिनल प्रोविजंस के साथ। ओके, मूव टू अनदर स्लाइड विच इज स्ट्रक्चर। The Indian Penal Code 1860 was subdivided into 23 chapters, which comprises in 511 sections. The code starts with an introduction, provides explanation, exceptions used in it, and cover a wide range of offenses. IPC जो है वो डिवाइड किया गया 23 चैप्टर्स के अंदर एंड कंप्राइज किया गया 511 सेक्शन। जो कोड जो है हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, एंड ये कवर करता है एक वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस को। Now, the basic introduction of IPC. The Indian Penal Code Act number 45 of 1860, which was enacted on 6 October 1860 and came into force on 1st January 1862. The chairman of draft committee was Lord Thomas Babington Macaulay. India IPC is the main document which govern all the criminal acts and punishment they ought to be charged with it. IPC जो है एक्ट नंबर 45 है, जो इनेक्ट किया गया था 6 अक्टूबर 1860 के अंदर एंड फोर्स में लाया गया था 1 जनवरी 1862 के अंदर। और ड्राफ्ट कमेटी के जिसने ये ड्राफ्ट किया था उसकी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, मैकॉले, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। आईपीसी जो है हमारा एक मेन डॉक्यूमेंट है जो गवर्न करता है सारे क्रिमिनल एक्ट्स को एंड पनिशमेंट को जिसको इसके अंदर उसको चार्ज किया जाना चाहिए। नाउ लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज सब्सटेंसिव लॉ। Criminal law is divided into two parts. First is substantive law and second is the procedural law. So what is substantive law? This law defines the civil rights and responsibility in civil law as well as crime and punishment in criminal law. Secondly, the procedural law, this deals with the enforcement of law, means guided and regulated by practice, procedure and machinery. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। So in substantive law we can say कि हरासमेंट, व्हाट इज हरासमेंट, व्हाट इज रेप, व्हाट इज मर्डर, मतलब हरासमेंट क्या होता है, रेप क्या होता है, व्हाट इज मर्डर, मर्डर क्या होता है। तो दीज आर द ऑफेंस। ये जो सारे ऑफेंसेस हैं ये प्रॉपरली कहाँ डिफाइन किए गए हैं, आईपीसी के अंदर। इफ अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो चुका है किसी भी ऑफेंस के लिए तो व्हाट विल बी द फाइन, तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पनिशमेंट, व्हाट विल बी द क्वांटम पनिशमेंट। तो ये सारी चीजें कहाँ डिफाइन की गई है, आईपीसी के अंदर। इसको हम एज और बोलते हैं आईपीसी इज ऑल्सो नॉन एज अ सब्सटेंसिव लॉ। बट इन प्रोसीजर लॉ हमें पता चलता है उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर कोई पर्सन कन्विक्ट भी हो जाता है किसी ऑफेंस के लिए तो उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होगा, तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर मुझे एफआईआर फाइल करानी तो मैं इसका प्रोसीजर क्या होगा, एंड हाउ मच द टाइम इन्वेस्टिगेशन शुड बी कम्प्लीटेड। तो ऑल द प्रोसीजर्स आर मेंशन इन सीआरपीसी विच इज प्रोसीजर लॉ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। Now move to the another slide which is definition part. So first is the law that relates to a crime is known as the criminal law. ऐसा लॉ जो रिलेट करता है एक अपराध से तो उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन द क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और omitted in the violation of public law either forbidding it or commanding it. मीन्स द क्राइम जो है एक एक्ट है जो कमिट हुआ है या ओमिट हुआ है कोई भी पब्लिक लॉ को वॉयलेट करने के लिए
या तो वो उसको फॉरवर्डिंग कर रहा है या कमांडिंग, या तो मना कर रहा है या कमांड कर रहा है. And the third definition is, according to the section 40 of IPC, is except in the chapter and section mentioned in clause 2 and 3 of this section, the word offense denote a thing made punishable by the court. तो इस फर्स्ट पैराग्राफ का क्या मीन्स है कि इस सेक्शन की क्लॉज 2 एंड 3 के कुछ चैप्टर्स एंड सेक्शंस हैं जिनमें अगर ऑफेंस वर्ड का यूज होता है तो उसमें ऑफेंस वो नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर इन चैप्टर और सेक्शंस को छोड़कर अगर कहीं पर ऑफेंस वर्ड का यूज होता है तो वो ऑफेंस माना जाएगा और आईपीसी के अंदर पनिशेबल रहेगा. सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, फॉलोइंग सेक्शन नेमली 64, 65, 109, 110, etc. The word offense denote a thing punishable under this code or under any special or local law hereinafter. मीन्स चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के जितने भी सेक्शंस बताए गए हैं 64, 65, अगर इनके अंदर ऑफेंस वर्ड का यूज होता है तो वो वैसे ही पनिशेबल होंगे जैसे स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर पनिशेबल माना जाएगा. And the third one is and Indian section 141, 176 and 201 to 110. The word offense has the same meaning when the thing punishable under special law or local law is punishable under such laws with imprisonment or term 6 months or upward with or without fine. वही सेम चीज है कि अगर सेक्शन 41, 176 के अंदर अगर ऑफेंस का वही मतलब माना जाएगा अगर कोई भी चीज स्पेशल लॉ लोकल लॉ के अंदर पनिशेबल है विद द टर्म ऑफ 6 मंथ से ज्यादा विद और विदाउट फाइन, फाइन और फाइन के साथ नहीं. सो नाउ हियर अराइज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड क्राइम. सो लॉ मेक नो डिफरेंस इन द वर्ड क्राइम एंड ऑफेंस. In fact, the term violation of penal law as the definition of offense. There is no difference. कोई भी difference नहीं है वैसे crime और offense के अंदर. In fact, the term violation of penal laws है वो तो definition in offense में है. First, an act of behavior that does not break a law is not an offense. Means अगर कोई act or behavior किसी भी law को break नहीं करता तो वो offense नहीं माना जाएगा. First is the word offense come from offender who is the person violating a person. Second, offense is a particular crime as per law. There are 4 ingredients: common intention, act, preparation, attempt. Means offense क्या है, एक particular crime है और ये 4 ingredients अगर मिल जाते हैं तो एक offense बन जाता है. Means अगर common intention, act, preparation या attempt अगर ये चारों चीजें available होंगी तो हमारा ये offense बन जाएगा. Now crime are the wide in range, consist of many things such as Prevention of Corruption Act, etc. Second, crime is an act of omission punishable by law. It is a general term denoting all kinds of illegal act against the society which punishable by law. Means crime जो है एक act of omission है. Omission means क्या होता है कि अगर कोई हमें ड्यूटी दी जाती है और हम बाउंड हैं उसको करने के लिए, उस ड्यूटी को करने के लिए, लेकिन कोई पर्सन उसको क्या कर देता है, उस ड्यूटी का या फिर उस चीज का वायलेशन कर देता है तो उसको हम बोलते हैं ओमिशन. तो क्राइम जो है एक एक्ट ऑफ ओमिशन है जो पनिशेबल है, किसके द्वारा होता है, लॉ के द्वारा होता है. इन जनरल सेंस में बोला दिखाएंगे कि सारे जितने भी इलीगल एक्ट हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं तो लॉ उसमें पनिशेबल माना जाएगा, उसके अंदर हमें पनिश किया जा सकता है. Oh. Now this is the last slide of this video is conclusion. So the whole conclusion of IPC is the substantive law है जो सोसाइटी में क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया है. IPC से पहले जब अनसिविलाइज सोसाइटी थी जहाँ कोई भी लॉ नहीं था, ना ही रूल्स थे, ना ही रेगुलेशंस थे, ना ही कोई डेमोक्रेटिक रूल्स था जिसके द्वारा वो चीज़ को पनिश किया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में लॉ के अंदर एक प्रोविजन डाला गया IPC. तो आईपीसी के अंदर वैसे देखा जाए तो ऑफेंडर एंड द नेचुरल पर्सन. तो ऑफेंडर कब बनता है और नेचुरल पर्सन कब रहता है. तो व्हेन कोई पर्सन अगर कन्विक्ट किया जाता है किसी ऑफेंस के लिए जो ही प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या तो उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो पब्लिक लॉ के अगेंस्ट है, तो वो एक ऑफेंडर के माना जाएगा. एंड नेचुरल पर्सन कब माना जाता है कि कोई भी लॉ अगर प्रोवाइड करता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर वो फॉलो करता है, उस चीज को एक मेंटेन करता है डिग्निटी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक नेचुरल पर्सन में माना जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट थम्स अप and share it from your friends and family.
and subscribe the channel. If you want to be with us, to click that notification bell icon so that you get notified whenever we upload a new video. Stay tuned, stay safe.